Hello students. So today in the continuation of this chapter work energy power we are going to start work energy theorem. So students दो क्लास हमारी वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर की हो चुकी हैं और इन दो क्लास में हमने पहली क्लास में तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को स्टडी किया जो वर्क डन की नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी। मतलब आप ये समझिए कि हम वेक्टर के बिना फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते, मतलब फिजिक्स के बिना आप वेक्टर के बिना आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो हमने एक नए काइंड का वेक्टर ऑपरेशन वेक्टर अलजेब्रा स्टडी किया था, दैट वाज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमने वर्क डन में स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि भाई डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर का क्या होता है, क्योंकि जब हम वर्क डन को स्टडी करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब मैंने वर्क डन आपको डिफाइन किया था तो मैंने आपको कहा था कि वर्क डन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब ये जो W होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस स्केलर प्रोडक्ट और दिस इज आल्सो रिटन एज एफ एस कॉस थीटा। ऑलराइट, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम डॉट मैनर में डॉट फैशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वर्क डन निकल के आ जाता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद मैंने पिछली क्लास में आपको वर्क डन के बारे में अलग अलग बातें बताई थी और वर्क डन का फोर्स के साथ रिलेशन बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें सीधा वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, जो फोर्स है उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि वही फोर्स लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है। कई बार क्या होता है कि हमारा फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ और होती है। तो अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको ये तो बताया था, ये तो आप जानते ही हैं कि वर्क डन तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है। सो वर्क डन का जो मेन कंसर्न है वो डिस्प्लेसमेंट से एस के साथ है। तो इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन में ये लिखवाया था कि भाई वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसको एफ कॉस थीटा और एस के मल्टीप्लिकेशन से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं और वो वर्क डन से रिलेटेड है और वर्क एनर्जी थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पता आज इस क्लास में लगेगा, आप ये जानेंगे कि भाई वर्क का ओरिजिन क्या है। वर्क का ओरिजिन क्या है? देखो, क्लास 9 में अपने काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो सभी जानते हैं भाई, किसी बॉडी में अगर मोशन है, अगर किसी बॉडी की कोई वेलोसिटी है, मतलब वो किसी स्पीड से चल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन को ओरिजिनेट करने में हेल्प करती है। देखो कैसे करती है। मेरा कहना ये है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये फार्मूला आप सब जानते हैं, ये बहुत पॉपुलर फार्मूला है और 9th क्लास में आप सब इसको कर चुके हैं। आपको खुशी हो रही होगी ये सोच के, आपको अच्छा लग रहा होगा, देखो सर ने एक फार्मूला हमारा लिख दिया और हमें तो ये आता था हाफ mv स्क्वायर। अब यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि वर्क डन कैसे ओरिजिनेट होता है, वर्क डन का कंसेप्ट कैसे बिल्डअप होता है, वर्क डन कैसे निकल के आता है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर v स्पीड है। अगर मेरे को बॉडी की स्पीड चेंज करनी है, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसमें एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? F इज इक्वल टू एम में लगाना पड़ेगा। बात को समझना आप ध्यान से। और फोर्स जब लगेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। ये ध्यान रखना है, किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो जब हम इस काइनेटिक एनर्जी में तो बेसिकली v स्पीड होती है, जब स्पीड को हम चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। सो वो जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? अकॉर्डिंग टू दिस द वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या होता है? W इज इक्वल टू डेल्टा के ई, मतलब K2 माइनस K1, मतलब KF माइनस KI। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब देखो ऐसा कैसे होता है।
मान लो दिस इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये मेरा बॉडी m मास का इनिशियली u स्पीड से मूव कर रहा है। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के हमने इसकी स्पीड को चेंज कर दिया v, यही ना होती है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया s। भाई पिछली क्लास में आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लॉज ऑफ मोशन में फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू एम ए, मतलब फोर्स की वैल्यू F इजिकल टू एम ए के बराबर होती है। तो जब फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें फोर्स का लगाना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई हमने एज्यूम कर लिया कि कोई m मास का बॉडी है, वो u इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है और t टाइम के बाद s डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होने के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया। ओके, सो आप बताएंगे मेरे को इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ। डेल्टा k का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई क्या हो गया, k2 माइनस k1, फाइनल हो गई हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से m कॉमन, हाफ m कॉमन ले लेता हूँ, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, फ्रॉम, अब मैं आपसे पूछूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट सबको मालूम है व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना आ गया, 2as। सो यहाँ से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हाफ m की जगह क्या लिखेंगे, 2as। 2 से 2 कैंसिल हो गया, m इंटू ए क्या है, बोलो m इंटू ए क्या है, ये तो मेरा फोर्स है, F इज इक्वल टू एम ए। सो दिस इज F इंटू एस, और ये F इंटू एस क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क डन। ठीक है, सो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो W इज इक्वल टू डेल्टा के ई। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, आपको स्पीड दी जाती है, डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है और वो स्पीड चेंज करके नई स्पीड पूछी जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे F इज इक्वल टू एम ए, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन इक्वेशंस में वो उलझे रहते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना। कई बार आप देखना कि आपका स्पीड कैलकुलेट करना हो या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो या फोर्स लगाना हो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज वेरी यूजफुल। वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं और ये काफ़ी यूजफुल है। सो यहाँ से जो ये F इंटू एस है, ये देखो ये F इंटू एस, अब ये मैंने डायरेक्ट आपके सामने ला के नहीं लिखा। जब मैं वर्क डन को डिफाइन कर रहा था तो मैंने सीधा लिख दिया था W इज इक्वल टू F इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा। ये अगर थीटा 0 है सॉरी, जैसे यहाँ पर है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो W इज इक्वल टू एफ एस यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि वर्क डन हमारा कैसे आया, वर्क डन ओरिजिनेट कैसे हुआ। ये इक्वेशन वर्क डन की हमारी प्रूव हो गई, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहाँ से आई, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आई। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आप ध्यान रखें। ओके, सो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम कर लिया। इसके बाद हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ओके, देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तभी तक सही है जब हमारा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो। देखो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस और W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, बात एक ही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए या तो S यूज़ कर लो या X यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थीटा हमारा यहाँ पे 0 है, एक ही डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, मतलब ये वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स F लगा के हम बॉडी में x डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट W इज इक्वल टू F इंटू एक्स हमारा आ जाता है। ये वाली हमारी बात पहले हो चुकी है और आप इससे सब एग्री होंगे और ये आप समझते भी होंगे भाई वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बहुत फेमस फार्मूला है, सब इसके बारे में जानते हैं और आप भी जानते होंगे। लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब हमारा फोर्स कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअल लाइफ में। प्रैक्टिकली ये इजीली पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि ये मैं बोर्ड आपको दे दूंगा, ठीक है,
आप इस बोर्ड को लेके अपने घर चले जाओ, मैं आपको ये बोर्ड दे रहा हूँ फ्री में, और ये बोर्ड लेके आप घर चले जाओ। आप खुश हो जाएंगे कि सर ने हमें बोर्ड दे दिया, फ्री में बोर्ड मिल गया। तो क्या होगा, शुरू में तो आप इसको बहुत जल्दी जल्दी लेके जाओगे खुशी से, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप इसको इतना इजीली नहीं हैंडल कर पाएंगे क्योंकि ये भारी है। तो आपका जो फोर्स है, मतलब आपको अगर 1 किलोमीटर आपका घर है और इसको लेके जाना है, अपने कंधे पे रख के खुद से लेके जाना है, तो जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज होगी। मतलब फोर्स वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट। F इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं लगता। जैसे मान लो आपसे कहा जाए 5 किलोमीटर रन करो, तो 5 किलोमीटर आप दौड़ोगे तो आपका जो फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट फोर्स से नहीं दौड़ सकते। तो फोर्स वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट। सो जब फोर्स वेरिएबल होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके सामने कई सारे फोर्सेज आएंगे, और मैं हर बार अपने बच्चों से यही पूछता हूँ कि भाई ये मेरे को बता दो कि ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब फोर्स हमारा वेरिएबल है, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ओके, सो वेरिएबल फोर्स कैसा, जो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होता हो। देखो मान लो ये मैंने इधर डिस्प्लेसमेंट ले लिया और इधर फोर्स ले लिया, ये मेरा कोई ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन शो कर रहा है। ओके, ए से ये स्टार्ट होता है और बी पे ख़त्म होता है, और आप देख रहे हैं कि फोर्स चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। कहाँ से कहाँ तक, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट मेरा x2 है। ओके, सो अब देखना ये कि वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे निकालेंगे। ये तो फॉर्मूला है W = Fx फॉर कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, कैलकुलस। अब हमारा क्या काम आएगा, कैलकुलस काम आएगा। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने dx इज़ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। और ये मेरा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गया PQRS। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग फोर्स कौन। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बात आप जान लो, ये स्मॉल एलिमेंट dx इज इंडिकेटिंग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इतना छोटा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो मतलब फोर्स भले ही मेरा चाहे वेरी कर रहा है, चाहे मेरा फोर्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन मैंने इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया कि ड्यूरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज नॉट चेंजिंग, फोर्स को चेंज होने का मौका ही नहीं मिला। मतलब इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि उसमें फोर्स मेरा कांस्टेंट है। तो अब मैं ये अपना फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dW = F/dx। ओके, dW = F/dx में, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट dx है, वर्क डन स्मॉल। अब एक मैंने इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल टूल बताया था, अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इसी तरह से इन सबको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे। = F × dx क्या हो गया, ये F हो गया, ये हो गया मेरा PS × dx कितना हो गया, SR, एंड दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप PQRS। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया मेरा क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को स्मॉल मालूम है, किसी भी चीज़ का स्मॉल मालूम है और मेरे को टोटल कैलकुलेट करना है, तो हम उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन इज ए मैथमेटिकल टूल टू सम ऑल द पार्ट्स, ऑल द कंपोनेंट्स। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने एक ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ पे कट की है, ऐसी काफ़ी सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में इसको डिवाइड करके उन सब के अलग अलग वर्क डन लिख के dW = F1 dx1 + F2 dx2 उन सबको ऐड कर दूँ। उन सबको ऐड करें या इनका इंटीग्रेशन कर दें, x1 से लेके x2 में बात एक ही है। ठीक है, सो टोटल वर्क डन के लिए हम इंटीग्रल करेंगे। स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dW = F/dx,
टोटल वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2, तो कितना हो जाएगा dw का इंटीग्रल, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2 f dx, ठीक है। ये वेक्टर में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो dw का इंटीग्रल होता है w, अगर मतलब किसी फंक्शन का कोई, जैसे यहाँ पे 1 है तो उसका उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल वही फंक्शन होता है। ये हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, dx का इंटीग्रल x, dt का इंटीग्रल dt, dv का इंटीग्रल v, सो dw का इंटीग्रल w, और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन x1 से x2 f dx। ओके, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अब ये स्मॉल एरिया था स्ट्रिप का, और ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व ए बी कर्व के नीचे का एरिया। मतलब क्या होता है, एक रिजल्ट आपको मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स मिल गया। अगर हमारा फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और हमें दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन निकालना है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दो पोजीशन के बीच में वर्क डन निकालना है, तो हम उसको इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है, इफ वी आर गिवन द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया हमें वर्क डन बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, काम आएगा, बहुत हेल्प होगी। क्या कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द टोटल वर्क डन। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मेरा ग्राफ ये नीचे होता तो पॉजिटिव, अब मैंने आपको बताया कि वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, तो एरिया अगर पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, एरिया अगर नेगेटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन रहा है तो हम उसको ऐड कर देंगे और टोटल हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये रिजल्ट हमारा बन गया। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, देखो कैसा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। पहले तो मैं इंटीग्रल का क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ, एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल, आपको फोर्स दिया हुआ है 3x² + 2x, मतलब देर इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच चेंजेस विद डिस्प्लेसमेंट एज f इज इक्वल टू 3x² + 2x। आपसे कहा गया है फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 मीटर। मतलब किसी बॉडी इनिशियली 0 पोजीशन में है और उसको 1 मीटरली फाइनली हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो उसमें कितना वर्क डन हुआ। अब देखो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो मैं कर लेता वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मैं क्या करूँगा, dw इज इक्वल टू f dx। टोटल के लिए इंटीग्रेशन x1 इज इक्वल टू कितना है 0, x2 कितना है 1, f कितना है 3x² + 2x और dx। अब यहाँ पर इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो बच्चों याद रखना है x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n। x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। सो 3 यहाँ पर पावर 2 है, सो x 3/3 + 2 यहाँ पावर 1 है, x²/2, और लिमिट्स आ जाएगी 0 से 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x³ + x² 0 to 1। अब पहले इसको लिमिट्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट रखेंगे 1, माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट लिखेंगे, तो आ गया 1 + 1 - 0 + 0, सो 2 जूल हमारा आंसर आ गया। सो यू हैव सीन हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इन दिस क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन मैंने कर दिया वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का इंटीग्रेशन मेथड से। अब मैं ग्राफ मेथड का भी आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई ये मेरा ऐसे है, ये 0 डिस्प्लेसमेंट इधर है मीटर में, ओके 2 4 6 8 राइट, और ये फोर्स है इधर, कांस्टेंट फोर्स लगा के रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कांस्टेंट फोर्स लगा के रखा हुआ है,
और आपसे कहा गया वर्क डन कैलकुलेट करो, ये मान लो 50 है, फोर्स इन न्यूटन, ठीक है। और इसके बाद इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे आ गया 25। आपसे कहा गया है इसमें वर्क डन कैलकुलेट करो, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके नीचे का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से कैसे वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो वर्क डन कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम बन गया, पैरेलल साइड्स OABCD, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABCD। सो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन 2। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये हो गई और ये नहीं, ये हो गई पैरेलल साइड्स, ये भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। ये कितना हो गया 4 प्लस ये दूसरी वाली कितनी हो गई 6, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50/2, सो ये हो गया 6 + 4 10 × 25, सो ये होगा 250 जूल। सो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर ले लिए। तो हमारा इस तरह से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम किया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे 2 न्यूमेरिकल्स वी हैव डिस्कस, 2 न्यूमेरिकल भी मैंने किए। अब मैं इसमें बताने आपको जा रहा हूँ, जो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस किया था वो यहाँ पर मैं वेरिएबल फोर्स के लिए भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम जो पहले मैंने कहा था ना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट वाज फॉर कांस्टेंट फोर्स। उसके बाद मैंने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स डिस्कस किया, तो वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए भी डिस्कस किया जा सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स कैसे, देखो वेरिएबल फोर्स मतलब जो फोर्स चेंज हो रहा हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। इसको डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। सो ये हो गया dk/dt इज इक्वल टू 12m कांस्टेंट है, v² का डिफरेंशियल होएगा 2v, ओके, v के रेस्पेक्ट में, फिर v का t के रेस्पेक्ट में dv/dt, ओके। तो ये हो गया अपना 2 से 2 कैंसिल हो गया, dk/dt इज इक्वल टू mv, और ये हो गया हमारा a, dv/dt तो एक्सेलरेशन होता है, सो इज इक्वल टू mv को मैं लिख लूँगा dx/dt इंटू a, और ये क्या था dk/dt, सो dt से dt कैंसिल हो गया, सो dk इज इक्वल टू ma dx, और ये dk ma क्या है f dx, सो ये क्या होता है f dx क्या होता है dw, ओके। इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आ जाएगा k2 - k1 इज इक्वल टू ये w हो गया। तो ये हमारा हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बताई, मतलब वर्क कैसे ओरिजिनेट होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स बताई जो सिंपल होती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप न्यूमेरिकल को वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद मैंने डिस्कस किया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कि जब हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज करता है तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस पर बेस्ड हमने 2 न्यूमेरिकल भी किए, एक तो इंटीग्रेशन मेथड से और एक ग्राफ मेथड से, मतलब ग्राफ से वर्क डन हम एरिया से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स से भी किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेके उसको डिफरेंशियल किया, उसके बाद इंटीग्रल करके मेरा आ गया वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो वी हैव कवर्ड दिस, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।